हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम विभिन्न परीक्षा में आए हुए सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? पाठ योजना पद जिस शिक्षाविद ने सुझाया वह है। और ये प्रश्न कब आया? प्रधानाध्यापक परीक्षा 2012 में। ठीक है, ये पर्सन आया हुआ है हमारा। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि जो पाठ योजना पद है वो किस शिक्षाविद ने सुझाया था, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है? जे एफ हर्बर्ट, दूसरा दिया है ई सिम्पसन, तीसरा दिया बी एस ब्लूम और चार पे दिया है ई बी हार्लो। तो कौन सा मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पाठ योजना पद का सबसे पहले प्रयोग किया था? वो थे हमारे जे एफ हर्बर्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? और ये क्वेश्चन आया बिहार टेट लेवल 1 2012 में। यानी इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है। शिक्षण सूत्र यानी जिन सूत्रों के आधार पर हम शिक्षण करवाते हैं बच्चों को, वो कौन सा नहीं है। पहला दिया हुआ है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी जो चीज हमें ज्ञात है उससे हमें जो चीज हम नहीं जानते उसकी ओर बढ़ते हैं, तो ये तो एक शिक्षण सूत्र है। यानी बच्चे को कुछ पता होता है, उस चीज के आधार पर हम बच्चे को आगे लेके जाते हैं, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर हम बढ़ाते हैं, तो ये तो एक शिक्षण सूत्र है। ठीक है, दूसरा है अज्ञात से ज्ञात की ओर, तीसरा दिया है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, चार पे दिया है पूर्ण से अंश की ओर। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो सही रहेगा? पूर्ण से अंश की ओर। यानी हमें क्या होता है, एक इकट्ठी नॉलेज होती है पर उसको टुकड़ों में हमें ज्ञान नहीं होता कि इसके बारे में क्या होगा, उसके बारे में क्या होगा। ठीक है, पूरा हमें पता है, यानी पूर्ण तो हमें पता है पर उसके अंश के बारे में हम नहीं जानते। तो पूर्ण से अंश की ओर लेके जाना एक शिक्षण सूत्र है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाना, यानी प्रत्यक्ष जो हमें सामने दिख रहा है, ठीक है, वो हमें पता है, उस चीज के आधार पर हम जाते हैं अप्रत्यक्ष की ओर, यानी जो हमें नहीं दिख रहा है उसके बारे में भी जानना। ठीक है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ये भी एक शिक्षण सूत्र है। आगमन से निगमन की ओर, यानी उदाहरण देख के नियमों की तरफ जाना, वो भी एक शिक्षण सूत्र है। पर अज्ञात से ज्ञात की ओर कैसे चलेंगे, हमें पता ही नहीं है, तो हम उस चीज को कैसे जान पाएंगे? तो ये कोई शिक्षण सूत्र नहीं है। यही इसमें हमसे पूछे कि कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। यानी उद्देश्य के आधार पर जो शिक्षण के प्रकार बताए गए हैं उनमें से कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में? हमें ऑप्शन दिया हुआ है चिंतन उद्देश्य, दूसरा दिया भावात्मक उद्देश्य, तीसरा दिया ज्ञानात्मक उद्देश्य और चार पे दिया है क्रियात्मक उद्देश्य। तो हमें बताना है शिक्षण का प्रकार नहीं है, तो चिंतन करके कोई उद्देश्य हम क्या करते हैं? नहीं, यही एक शिक्षण का प्रकार नहीं है। भावात्मक में भावना से भी हम क्या करते हैं, किसी उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। ज्ञान तो पता ही है आपको, ज्ञान से तो उद्देश्य प्राप्त होते हैं, क्रिया करके भी उद्देश्य की हम प्राप्ति करते हैं। पर चिंतन, चिंतन ये किसी मनोवैज्ञानिक ने उद्देश्य के आधार पर जो शिक्षण का प्रकार नहीं बताया। भावात्मक भी बताया, ज्ञानात्मक भी बताया और क्रियात्मक भी बताया, पर चिंतन उद्देश्य ऐसा कोई शिक्षण का प्रकार नहीं बताया गया। तो यही इसमें राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 3 नंबर क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन आया बिहार टेट लेवल 1 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर होता है। ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर हमें बताना है। तो कोई भी हमारा जो पक्ष है, ज्ञानात्मक लगा लीजिए, भावात्मक लगा लीजिए, क्रियात्मक, तो लास्ट में हम क्या करते हैं? मूल्यांकन पे ही पहुंचते हैं। किस पे पहुंचते हैं? मूल्यांकन पे। यानी लास्ट में हम निष्कर्ष ही निकालते हैं, कोई चीज हो जाए, कुछ हम सीखते हैं, लास्ट में देखते हैं कि कितना हमने सीखा। बच्चे को स्कूल जाते हैं, स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं, धीरे धीरे उसका क्या असेसमेंट लिए जाते हैं, लास्ट में उसको ग्रेड यानी मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा और कैसे सीखा। मूल्यांकन करते हैं, तो सबसे अंतिम स्तर कौन सा हो जाएगा? सबसे अंतिम स्तर आएगा मूल्यांकन। क्या आ जाएगा? मूल्यांकन। पहला हो जाएगा ज्ञान,
फिर विश्लेषण करते हैं, यानी उसको तोड़ते हैं, फिर संश्लेषण करते हैं और फिर लास्ट में मूल्यांकन पे पहुंचते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसका 3rd नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर कहा जाता है? यानी जो शिक्षण की हमारी जो प्रक्रिया है उसमें शिक्षक होता है, पाठ्यक्रम होता है और शिक्षार्थी होता है। ठीक है, शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी, ये 3 चर होते हैं शिक्षण प्रक्रिया के। शिक्षक जो हमें पढ़ाता है, जो हम पढ़ते हैं वो पाठ्यक्रम हो गया हमारा, और जो पढ़ता है वो शिक्षार्थी हो गया। यानी डिपेंड कौन है? शिक्षार्थी डिपेंड है किस पे? शिक्षक पे और पाठ्यक्रम पे। आश्रित चर किसे कहेंगे हम? किसको? छात्र को कहेंगे, शिक्षार्थी को। तो कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा इसमें? हमारा रहेगा छात्र। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 6 नंबर क्वेश्चन? आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती, यानी जो आधुनिक शिक्षण, यानी जो आजकल जो शिक्षण की अधिगम की प्रक्रिया जो चल रही है, जो लर्निंग हम बच्चों को करवा रहे हैं, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका रहती है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभ कर्ता की। दूसरा है बच्चे को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने में। तीसरा है बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने में। 4 है बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने में। एक शिक्षक की जो भूमिका रहती है वो क्या है? जब बच्चे को जरूरत हो सहयोग करने की, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा उसको समझाने की, उसकी जो समस्या है उसको सोल्व करने की, और देखने की कि बच्चे ने क्या सीखा और कितना सीखा है, जो सीखा है वो उसके लिए उपयोगी है या नहीं है। ये सब भूमिका शिक्षक की रहती है। शिक्षक अगर टाइम टाइम पर बच्चे का असेसमेंट, मूल्यांकन करता रहेगा तो शिक्षक को भी पता रहेगा कि उसने जो पढ़ाया बच्चे ने कितना सीखा और कैसे सीखा, सीखा है वो सही सीखा है या नहीं सीखा है। तो शिक्षक की भूमिका जो रहती है वो सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, यानी शिक्षक को ऐसी भूमिका निभानी चाहिए जब बच्चे को जरूरत हो सहायता करनी चाहिए, जब बच्चे को समझाने की जरूरत हो समझाना चाहिए। ठीक है, बच्चे को क्या करना चाहिए? अच्छे सहायताकर्ता के रूप में शिक्षक को देखना चाहिए कि शिक्षक हमें अगर जरूरत है तो शिक्षक हमारी हेल्प करेगा। ये शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, यानी 1st नंबर जो ऑप्शन है वो सही रहेगा 6 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 7 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। यानी जो शिक्षा हम बच्चे को दे रहे हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? क्या वो आजीविका यानी पैसे कमाने के लिए है, या बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए है, या सिर्फ उसको पढ़ना और लिखना सिखाना है इसलिए शिक्षा हम दे रहे हैं, या उसके जो बौद्धिक है, ज्ञानात्मक पहलू है उसका विकास करना है इसलिए शिक्षा की जरूरत है, वो आपको बताना है। यानी अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है शिक्षा का, वो आप, उद्देश्य तो सभी है शिक्षा की, आजीविका कमाना भी है, सर्वांगीण विकास भी है, पढ़ना लिखना सिखाना भी है, बौद्धिक विकास भी है। पर अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है शिक्षा का? कि शिक्षा के माध्यम से हमें बच्चे के हर पहलू का विकास करना, चाहे वो उसका सामाजिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, किसी भी प्रकार का जो विकास है वो शिक्षा के माध्यम से बच्चे का अच्छे से हो, वो है अति महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षा का। यानी कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें? जो 2 नंबर का जो ऑप्शन है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी ऐसी शिक्षा हमें बच्चे को देनी है जिससे बच्चे का हर प्रकार के हर पहलू का मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, मनोसामाजिक विकास हो। तो 7 का 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 8 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले कुशल अध्यापक को करना चाहिए। यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रारंभ करने से, यानी शिक्षण करवाने से पहले एक अच्छे अध्यापक को क्या करना चाहिए वो हमें बताना है। छात्रों को दंडित करना चाहिए, दूसरा है चुटकुले सुनाना चाहिए, तीसरा है अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करना चाहिए, 4 है आराम करना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो सही है? कि अगर शिक्षक बच्चों को पढ़ाना चाहता है
तो अगर वो कक्षा में ऐसा माहौल पैदा करेगा जिससे बच्चा की जानने की इच्छा बढ़ जाएगी, यानी उसकी जो रुचि अपने आप ही बढ़ेगी, उसको लगे हाँ मुझे सीखना है, जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं हमें उसको और अच्छे से जानना है। अगर ऐसी स्थिति वो कक्षा में उत्पन्न कर देगा अध्यापक, तो वो शिक्षण प्रक्रिया क्या होगा, वो जो शिक्षण वो करवाएगा वो बहुत बेहतर होगा, बच्चा उस चीज को अच्छे से समझ पाएगा, जान पाएगा और वो उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। यानी अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न अगर वो पहले ही कक्षा में कर देगा, तो बच्चे की जो आंतरिक प्रेरणा है वो अपने आप जागृत हो जाएगी और बच्चा उस चीज को अच्छे से जानेगा। तो 8 का क्या आ जाएगा, हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही रहेगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आगमन विधि का कौन सा पद नहीं है। यानी जो शिक्षण की विधियां होती हैं, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, इनमें से जो आगमन विधि है, आगमन विधि में क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या देते हैं, उदाहरण देते हैं। उदाहरण से क्या जाते हैं हम, नियम की तरफ जाते हैं। यानी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष से, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो आगमन विधि का कौन सा पद नहीं है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि आगमन विधि में उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ जाता है, उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो विभिन्न उदाहरण का प्रस्तुतिकरण, तो ये बात तो सही है। दूसरा है परिकल्पनाओं का निर्माण, तीसरा है अवलोकन, 4 पे दिया हुआ है सामान्यीकरण। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो इसमें सही रहेगा। तो इसमें हमें पद नहीं बताना है, तो उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण तो हम करते हैं, फिर नियम की तरफ जाते हैं, यानी बच्चा उस चीज को देखता है, अवलोकन भी कर रहा है और सामान्यीकरण भी कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन की परिकल्पना नहीं करता है बच्चा कहीं पे भी आगमन विधि में, तो यही ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। 9 का 2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही रहेगा इस क्वेश्चन के। इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10 नंबर, हर्बर्ट उपागम पर आधारित गणितीय पाठ योजना का दूसरा पद होता है। यानी जो हर्बर्ट ने पाठ योजना बताई थी उसका दूसरा पद हमें बताना है। हर्बर्ट ने जो पाठ योजना बताई थी उसका दूसरा पद बताना है, न कि पहला। हर्बर्ट ने जो पाठ योजना बनाई थी उसमें क्या 5 पद बताए थे, कितने 5। पहला पद क्या बताया था इसने, पहला पद बताया था प्रस्तावना या तैयारी करना, यानी किसी बात को पहले प्रस्तुत करना या उसको तैयार करना। फिर करना है उसका प्रस्तुतिकरण, क्या करना है, प्रस्तुतिकरण करना है। फिर उसको तुलना करनी है या किसी के साथ उसका संबंध लाके हमें समझाना है। फिर उसका सामान्यीकरण करना है कि इस ये है और ये चीज ये है। फिर लास्ट में क्या करना है, हमें उसका प्रयोग करना है। यानी 5 पद बताए हर्बर्ट ने, 5 पद बताए हैं। पहला तैयारी या प्रस्तावना, फिर दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना या संबंध बताना, 4 पे आएगा सामान्यीकरण, 5 पे आएगा उस चीज का प्रयोग करना। यानी हमने क्या सीख लिया उसको अपने जीवन में क्या करना, प्रयोग करना उस चीज को। ये 5 पद हर्बर्ट ने बताए हैं, हमें बताना है दूसरा पद कौन सा बताया। तो दूसरा पद क्या आएगा, प्रस्तुतिकरण आ जाएगा। पहला आ जाएगा तैयारी, दूसरा आएगा प्रस्तुतिकरण। जो सामान्यीकरण है वो 4 नंबर पे आएगा, बीच में क्या आता है, तुलना या संबंध आता है, 5 पे प्रयोग आ जाएगा। तो दूसरा पद प्रस्तुतिकरण, यानी 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 11 नंबर क्वेश्चन है विभाजन, तुलना, आलोचना इत्यादि क्रियाएं शैक्षिक उद्देश्य के ज्ञानात्मक पक्ष के कौन से स्तर से संबंधित होती है। यानी विभाजन, तुलना, आलोचना, जो क्रिया हम कर रहे हैं, मानसिक जो क्रियाएं हम करते हैं, वो शैक्षिक उद्देश्य के जो ज्ञानात्मक पहलू है ये, यानी कि चीज को विभाजित करना, उसकी किसी के साथ तुलना करना, आलोचना करना, ये हमारा ज्ञानात्मक पक्ष है ठीक है। ये किस स्तर में आते हैं वो आपको बताना है। क्या ये कोई मूल्यांकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं या प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग तो हर्बर्ट वाले में आ जाएगा, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन ये ज्ञानात्मक पक्ष में आएंगे। ठीक है, तो कौन सा बताना है हमें, ज्ञानात्मक पक्ष के कौन से स्तर से संबंधित है, कौन सी क्रियाएं, विभाजन करना, तुलना करना और आलोचना करना। विभाजन यानी तोड़ना ही हो गया एक प्रकार से, तोड़ेंगे फिर तुलना करेंगे,
और फिर उसकी आलोचना करें, यानी विश्लेषण से संबंधित होंगे ये। किससे संबंधित आएंगे ये? विश्लेषण से, टुकड़ों में जो बांटते हैं हम उससे ये हमारे संबंधित होंगे, विभाजन, तुलना और आलोचना, यानी 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 12 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, निगमन प्रणाली का तात्पर्य है। निगमन प्रणाली जिसमें पहले नियम दिए जाते हैं फिर उदाहरण दिए जाते हैं, नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं निगमन प्रणाली में। पहला ऑप्शन क्या दिया? पहले उदाहरण देना फिर उसका निष्कर्ष जानना। दूसरा है अनेक उदाहरण प्रस्तुत करना। तीसरा है पहले कई नियमों को प्रस्तुत करना। चार है पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा निगमन प्रणाली में? कि पहले नियम बताए जाएंगे फिर उसकी व्याख्या करेंगे, यानी उससे संबंधित उदाहरण दिए जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा? 4 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट। और जो आगमन प्रणाली है इसकी विपरीत हो जाएगी, यानी पहले उदाहरण फिर नियम। ठीक है, तो 12 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है। आगमन विधि में जो अभी हमने निगमन प्रणाली की है, आगमन उससे अपोजिट होगी, यानी उदाहरण से नियम की तरफ। इसमें छात्र क्या करता है? विशेष से सामान्य की तरफ जाता है, या सामान्य से विशिष्ट की तरफ, या सामान्य से सामान्य की ओर, या विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो किसकी तरफ जाता है इसमें? इसमें छात्र जाता है विशिष्ट, उदाहरण विशिष्ट होते हैं हमारे, और नियम सामान्य होते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाता है इसमें जो छात्र है, वो किसकी तरफ जाता है? विशिष्ट से सामान्य की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही इसमें राइट हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में परिगणित पद नहीं है। और ये भी हर्बर्ट की जो पंचपदीय प्रणाली है उससे संबंध, यानी 5 पदों के बारे में बताया। तैयारी या प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना या संबंध, 4 पे क्या बताया? सामान्यीकरण करना, और 5 पे उसका प्रयोग करना। तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य और मूल्यांकन, तो कौन सा पद नहीं है वो आपको बताना है। मूल्यांकन का कहीं पे भी हर्बर्ट ने कोई भी अपने जो पद दिए हैं 5 उसमें कहीं पे भी नहीं कहा है मूल्यांकन के बारे में। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें? मूल्यांकन, यही बताना है कि पद नहीं है। तो मूल्यांकन कोई पद नहीं है हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में। तो 14 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? भारत के संविधान की विशेषताएं हैं। यह प्रश्न है, ये किस प्रकार का प्रश्न है वो आपको बताना है। ज्ञान परक है, बोध परक है, अनुप्रयोग परक है, या विश्लेषणात्मक है। यानी भारत का जो संविधान है वो, यह जो प्रश्न पूछा गया है कि जो भारत का संविधान है वो किस प्रकार का प्रश्न है वो आपको बताना है। क्या इससे हमारा कोई ज्ञान बढ़ रहा है, किसी प्रकार का हम बोध कर रहे हैं, अनुप्रयोग कर रहे हैं, या विश्लेषण कर रहे हैं, वो इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो क्या किस प्रकार का प्रश्न है? ये एक ज्ञान परक प्रश्न है, क्या इससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित हो गया। 15 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है कहलाती है। यानी विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है, यानी विद्यार्थी खुद से कर रहा है वो काम, खुद से कर रहा है, यानी बच्चा खुद क्रियाशील है, इसमें बच्चा निष्क्रिय नहीं है, क्रियाशील। तो वो विधि कौन सी है वो आपको बताना है। क्या ये प्रयोगशाला विधि है, समस्या समाधान विधि है, हयूरिस्टिक विधि है, या परियोजना विधि है? तो कौन सी विधि है? ये एक हयूरिस्टिक विधि यानी खोज विधि है। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं में सबसे अधिक उपयोगी है, यानी शिक्षा में जो संस्थाएं कार्यरत है उसमें सबसे उपयोगी क्या है वो आपको बताना है। सामान्य शिक्षा देना शिक्षण संस्थाओं का काम है, क्या विषय वस्तु की विशेषज्ञता बताना, व्यवसायिक शिक्षा देना, या गृह निर्माण करना। कौन सा जो जो शिक्षण हमारी जो संस्थाएं हैं सबसे उपयोगी जो काम है वो कौन सा है इनका? क्या सामान्य शिक्षा देना है, या विषय वस्तु के बारे में पूरा हमें ज्ञान बांटना है, या सिर्फ व्यवसायिक शिक्षा देनी है, गृह निर्माण करना है? कौन सा है वो आपको बताना है। तो 17 में क्या आएगा?
17 में आएगा कि विषय वस्तु की विशेषज्ञता बताना शिक्षण संस्थाओं में सबसे अधिक उपयोगी काम होना चाहिए। तो 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वह है। यानी हमने ठीक है ज्ञान ग्रहण कर लिया, अब उस ज्ञान को हमें क्या करना है, स्थायी करना है। यानी हम उस चीज को भूले ना, हमारे दिमाग में रहे, यानी जो हमने अनुभव प्राप्त कर लिए हैं उस अनुभव का हम बाद में भी उपयोग कर सके। उसके लिए सबसे जो अच्छा शिक्षण सिद्धांत है वो हमें बताना है। क्या आवर्ती का सिद्धांत है, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत है, नियोजन का सिद्धांत है, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत है। यानी हमने जो अनुभव किया है अगर उन अनुभवों का हम बार बार प्रयोग करेंगे, उनकी आवर्त यानी उसको दोहराएंगे, तो वो ज्ञान क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो कौन सा सिद्धांत आ जाएगा, आवर्ती का सिद्धांत आ जाएगा किसी भी चीज को स्थायी करने के लिए। पहला ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कार्य सूचक क्रिया परिभाषित करना। कार्य सूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है। क्या ज्ञान से संबंधित है, बोध से संबंधित है, प्रयोग या विश्लेषण से, किससे संबंधित है वो आपको बताना है। कार्य सूचक क्रिया यानी किसी कार्य को लेकर कोई क्रिया हम कर रहे हैं या उस चीज को परिभाषित करना, तो परिभाषा देना ये तो हमारे जो बौद्धिक विकास है, ज्ञानात्मक जो पहलू है उससे संबंधित है। तो किससे संबंधित हो जाएगा, ज्ञान से संबंधित हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा 19 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, जब एक छात्र कक्षा में प्राप्त अनुभवों के आधार पर गणित की समस्या को स्वयं हल कर सकता है तो शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। यानी जो छात्र है वो अपने अनुभव उसने प्राप्त कर लिए, उससे गणित की जो समस्या है वो स्वयं हल कर लेता है। ठीक है, तो किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है वो आपको बताना है। क्या अभिवर्ती, ज्ञान, ज्ञान उपयोग या रुचि। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा, उसने ठीक अनुभव प्राप्त कर लिया यानी ज्ञान उसने हासिल कर लिया, फिर वो समस्याओं को सोल्व कर रहा है, हल कर रहा है, यानी उस चीज का उपयोग ही तो कर रहा है, तो ज्ञान उपयोग कर रहा है वो। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा 20 नंबर क्वेश्चन के। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आज हमने किया 20 सीडीपी के 20 क्वेश्चन आंसर डिस्कस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।